हेलो दोस्तों, अब हम एथिक्स की लेक्चर की सीरीज में आज चौथा लेक्चर करेंगे। इस चौथे लेक्चर में मैं बात करूंगा एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, मतलब सार्वजनिक जीवन में एथिक्स। तो सार्वजनिक जीवन में एथिक्स को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पब्लिक लाइफ यानी कि सार्वजनिक जिंदगी क्या होती है। तो सार्वजनिक जिंदगी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का समाज में कितने व्यक्तियों के साथ संबंध है, बातचीत है, व्यवहार है, उसी को हम सामूहिक रूप से सार्वजनिक जिंदगी कहते हैं। बेसिकली मुख्यतः ये जो है उन व्यक्तियों के साथ हमारे संबंधों की बात करता है जिसके साथ हम पर्सनली रिलेटेड नहीं होते, मतलब उनसे हमारा पर्सनल रिलेटेड मतलब माता पिता, वाइफ, हस्बैंड, ऐसा रिलेशन नहीं होता। तो पब्लिक लाइफ में जो इथिक्स होता है उसके तहत जो है सभी के साथ समानता और अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से समतापूर्वक व्यवहार करना। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो गरीब आदमी से सीधे मुंह बात नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो पब्लिक लाइफ में जो एथिक्स होता है तो यही कहता है कि सभी के साथ अच्छे से और बराबरी का व्यवहार किया जाए। दूसरा, अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट क्रिएट ट्रबल टू पब्लिक लाइफ, मतलब ऐसा कार्य नहीं करना पब्लिक लाइफ में कि जिससे दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न हो। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पीना, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना, सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने से हो सकता है यदि आपके आसपास कोई लंग से संबंधित बीमारी से ग्रसित हो या किसी को अस्थमा हो तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सिगरेट के धुएं से समस्या है। तो आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पब्लिक लाइफ के इथिक्स में। अब पब्लिक लाइफ में जो इथिक्स है उसके 4 डायमेंशन होते हैं, 4 आयाम हैं। तो पहला आयाम है सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इस तरह के व्यक्ति, पब्लिक फिगर जिसको कहते हैं, इनको हर एक के द्वारा काफ़ी गौर से जो है ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, उनके स्टाइल को कॉपी की जाती है। जैसे एक समय तेरे नाम फिल्म जो थी सलमान खान की, उसमें सलमान खान की जो हेयर स्टाइल थी उसको काफ़ी लोगों ने कॉपी किया, काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व किया। फिर इनके द्वारा ट्रेंड सेट किया जाता है, जैसे भी तेरे नाम में जो हेयर स्टाइल था वो। फिर अब इनके लाइफ्स में अगर इथिक्स की बात की जाए, सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में नैतिकता या इथिक्स की बात की जाए तो उनको जो है इस तरह का एथिक्स जो है सार्वजनिक ज़िंदगी में प्रदर्शित करना चाहिए जो दूसरों के लिए मॉडल बने। जैसे अभी सोनू सूद के द्वारा प्रवासी मजदूरों को जो है उनके घर तक जो है बस के माध्यम से छोड़ा जा रहा था, उनको घर पहुंचाने का बात की, क्या ये रोल मॉडल वाला काम है? उसको देखकर और भी लोग प्रेरित होंगे कि प्रवासी मजदूरों की हेल्प की जाए। तो एक एग्जाम्पल इसका ये भी है कि सचिन तेंदुलकर, जैसे सचिन तेंदुलकर को एक बार जो है किसी विज्ञापन कंपनी ने कहा कि आप शराब का विज्ञापन कीजिए, इंडोर्समेंट कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अगर वो शराब का विज्ञापन करेंगे तो लोग देखेंगे और लोग जो उनके फ़ैन होंगे उसको कॉपी करने का प्रयास करेंगे। तो पब्लिक फिगर की ज़िंदगी में जो एथिक्स होता है वो इस तरह से हमने देखा। दूसरा आयाम जो है वो है पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर से पहले पब्लिक ऑफिस जानिए। पब्लिक ऑफिस क्या होता है? ऐसा ऑफिस होता है जो कि लोगों के लिए जो है अपने कर्तव्य, लोगों के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करता है, मतलब हम लोगों के लिए। इनको जो है पब्लिक फंड से पैसा दिया जाता है, जो काम करते हैं उनकी सैलरी वगैरह इनसे दी जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है सिविल सर्वेंट, उसके बाद जो भी कर्मचारी हैं जो आप सरकारी ऑफिसों में देखते हैं वो। फिर इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनियां भी आती हैं। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बताऊँगा आपको। अब पब्लिक ऑफिस में यानी कि पब्लिक ऑफिसर के जो है क्या क्या एथिक्स होते हैं उनकी लाइफ में, या उनके संदर्भ में क्या क्या एथिक्स है वो देखिए। पहला है प्लेसिंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवर एवं प्राइवेट इंटरेस्ट, मतलब लोगों के हित को अपने हित से ऊपर रखना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी जो है दूसरी कंपनी को खरीदने का यानी कि उसको जो है अधिग्रहित करने का विचार कर रही है। इससे क्या होगा, उस कंपनी को खरीदने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, जब फ़ायदा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब जो जिस कंपनी को, मान लीजिए कोई रिलायंस कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी को खरीदने जा रही है
तो रिलायंस कंपनी अगर उस कंपनी को अधिग्रहित करती है या ख़रीदती है तो उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब ज़्यादा फ़ायदा होगा तो जो शेयर मार्केट में जो और भी लोग होंगे वो उसके शेयर ज़्यादा खरीदने का प्रयास करेंगे, लोग शेयर खरीदने का प्रयास करेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। अब जो रिलायंस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट पे जो लोग होंगे, जो मतलब उच्च प्रबंधक लेवल पे होंगे, जैसे CEO ये सब जो होंगे, वो जो है इस बात को पब्लिक से पहले जानते हैं कि अगर हम ये कंपनी खरीदेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। पब्लिक को अभी तक पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि डिमांड बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा लोग जो है उसके शेयर खरीदने के लिए पैसे दे 1 यूनिट का, वो क्या करेंगे पहले ही जो है प्रॉक्सी नाम से, जैसे अपने नौकर के नाम पर, यहाँ तक कि अपने अपने यहाँ जो पाले हुए कुत्ते के नाम पर खरीद लेंगे, जिससे क्या करेंगे शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी तब उसको पब्लिक किया जाएगा कि ये शेयर मार्केट में आया है, तो लोग जो है ज़्यादा पैसे देकर उसको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोगों के फ़ायदे के ऊपर अपने फ़ायदे को देखा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी ने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट यानी कि खुद के लाभ को जो है लोगों के लाभ से ऊपर रखा गया। तो ये क्या है, अनएथिकल है। फिर हर्षद मेहता का भी स्कैम है। हर्षद मेहता ने घोटाला किया था शेयर मार्केट में, उसका भी स्कैम है। जब मैं शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा तो वहाँ अच्छे से इसे समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको समझाने पड़ेंगे, जिससे लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगला है कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड। अब जैसे DM के अधीन ट्रेजरी होता है, उसके बाद आपदा प्रबंधन का संबंधी जो फंड होता है, और भी बहुत सारे फंड होते हैं। उस फंड में जो सरकार की योजनाएं होती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान और भी बहुत सारे होते हैं, उसके संदर्भ में पैसे आते हैं। तो एथिक्स ये कहता है कि जो पब्लिक फंड होगा उसका उपयोग जिस कार्य के लिए पैसा उस फंड में आया है उसी में यूज होना चाहिए, और जो टाइमलाइन है किसी कार्य को, जैसे किसी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है कि इसको 1 साल में कंप्लीट करते, 1 साल के अंदर जो है पैसा मिल जाना चाहिए। फिर उससे जो लाभ होगा वो भी जो है तुरंत जो है मिलना चाहिए जिस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब उस प्रोजेक्ट से जितना लाभ की गई है कि इतना लाभ इससे होगा वो जो है समय पर मिल जाना चाहिए। जैसे एक कॉलेज है, एक कॉलेज में क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी फ़ी लौटानी है, मतलब जो फीस होती है ना कॉलेज की उसको लौटाना है। तो जो प्रिंसिपल है कॉलेज के वो डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को पैसा देने के बजाय क्या करते हैं कि इस पैसे को जो है हम बैंक में जमा करा देते हैं, और जब स्टूडेंट 1 साल के बाद जब कॉलेज छोड़ने लगेंगे, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जब वो कॉलेज छोड़ने लगेंगे तब उनको वो पैसे दे देंगे। इसी बीच क्या हुआ कि स्टूडेंट के पास आउट होने से पहले, कॉलेज छोड़ने से पहले जो पैसा बैंक में था, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक कुछ इंटरेस्ट देता है, तो इससे क्या होगा, तो इसी बीच क्या हुआ, वो जो पैसा जो कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के लिए बैंक में जमा कराए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, जिसका यूज जो है प्रिंसिपल और जो कॉलेज के स्टाफ है उन लोगों ने कर लिया। इस तरह क्या हुआ, पब्लिक ऑफिस का जो है इन्होंने मिसयूज किया। नियम ये होना चाहिए कि जो पैसा मिले इंटरेस्ट के साथ सारे स्टूडेंट को मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो मान लीजिए 5 लाख रुपए थे, तो 5 लाख पर मान लीजिए 10,000 20,000 जो भी है वो, तो 20,000 तो ये होना चाहिए कि स्टूडेंट में 5,20,000 रुपये बटने चाहिए, मिलने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो 5 लाख रुपए जमा किए तो वही देंगे और 20,000 अपने पास वो रख लेंगे। तो ये क्या है, पब्लिक फंड का मिसयूज है। फिर अगला आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस में ये होता है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एग्जांपल है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन, ये सब रेगुलेटरी है। मतलब ये जो है विनियमन करने का निर्धारण करते हैं, मतलब चेक करने का करते हैं कि कोई भी गलत काम ना करे, सब जो है नियमों के अनुसार, जो भी उस संस्था उसके तहत जो संस्था, जैसे सेबी है, सेबी का काम क्या है कि शेयर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, वो शेयर बाजार में फॉरवर्ड मार्केट, ये जो है अच्छे से काम करे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो और नियमों के हिसाब से वो कार्य करें। तो ये क्या है, रेगुलेटरी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब जो भी नियम कानून है उसका पालन किया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम जो है किसी फार्मा कंपनी का मालिक है, तो फार्मा रेगुलेटर भारत में ICMR है, या फिर एक और है ड्रग करके कुछ नाम है उसका, वो तो फार्मा रेगुलेटर ने कुछ रेगुलेशन, कुछ नियम कानून बनाए
हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित, दवा कंपनी के फैक्ट्री मतलब जो भी दवा कंपनियों के फैक्ट्री उसके लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया गया, जो दवा रेगुलेटर है यानी कि फार्मा रेगुलेटर है कि ये नियम कानून है, आपको जितनी भी दवा कंपनियां हैं उसको जो है अपनी फैक्ट्री में इस नियम कानून का अनुपालन कराना होगा। अब कोई राम नाम का व्यक्ति है, उसकी एक फार्मा कंपनी है, तो ये राम की ड्यूटी होगी जो कि फार्मा कंपनी का हेड है कि वो जो फार्मा रेगुलेटर के द्वारा नियम कानून जो लागू किए गए हैं, जो नियम कानून रिलीज़ किए गए हैं, उसका पालन वो अपनी कंपनी में करवाए। अब है रेगुलेटर की बात, ये तो हो गई रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब तीसरा आया है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर अभी बताया, सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? रेगुलेटर है। इनका काम यही होता है कि पब्लिक एक्टिविटी, जैसे आरबीआई का काम है बैंकों की निगरानी करना, उनको रेगुलेट करना, समय समय पर उसके लिए कानून बनाना, गाइडलाइन जारी करना, उसी तरह तो रेगुलेटर के भी कुछ एथिक्स होते हैं पब्लिक लाइफ में। उसमें पहला एथिक्स है फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन यदि आप कर रहे हैं किसी संस्था का तो किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उस संस्था का विनियमन किया जाए, उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या एथिक्स के सिद्धांत होने चाहिए। तो पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब न्यूट्रल का मतलब, तटस्थ का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो भी संस्थाएं जिसको वो रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, विनियमित कर रहा है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। जैसे PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी सरकारी उपक्रम है या सरकारी कंपनियां जनरल भाषा में कहते हैं, और जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, तो अगर वो सेम ही एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब दोनों मान लीजिए लोहा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आयरन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो विनियमन इस प्रकार होना चाहिए कि जो पहला है, जो PSU है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम, वो अपने प्रोडक्ट को खुद ही सर्टिफाई करता है कि मेरे प्रोडक्ट्स बेस्ट क्लास के हैं, इसमें जो मानक उसका पालन किया गया है। और जबकि आप दूसरे के लिए नियम बना रहे हो, प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए, प्राइवेट कंपनी वो भी लोहे का उत्पादन कर रही है, कि आपको किसी तीसरे पार्टी से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सही है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता मानक पर खरा उतरते ही नहीं, मतलब क्वालिटी का स्टैंडर्ड सही है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप प्राइवेट कंपनी के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको PSU के लिए भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करना चाहिए। नहीं तो जैसे PSU के लिए आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब खुद ही घोषणा कर दिया कि मेरे प्रोडक्ट बेटर हैं, उसी तरह प्राइवेट कंपनी के लिए भी आप सेल्फ सर्टिफिकेशन लगा दीजिए। दूसरा इक्विटेबल, मतलब समतामूलक। समतामूलक का मतलब क्या है कि विनियमन से, यानी कि रेगुलेशन का मकसद ये होना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो है समान रूप से बेनिफिट्स हो, यानी कि लाभ प्राप्त हो। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई किसी रेगुलेटर को नदी में जो है मछली मारने पर, यानी कि फिशिंग को विनियमन करना है, तो आसपास जो उस नदी के समुदाय रहते हैं वो मुख्यतः मछली पर ही निर्भर है, मतलब मछली पर ही उनकी निर्भरता है, मछली ही उनकी रोजी रोटी है। अब मछली मारिएगा तो सीधी सी बात है, मछली की जो वहाँ स्टॉक है, मतलब मछलियों की संख्या है नदी में कम होगी। तब क्या होगा, जो पर्यावरण शास्त्री हैं, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो कहेंगे कि इस तालाब में जो है मछली मारने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। तब रेगुलेटर क्या करेगा? रेगुलेटर ये करेगा कि जो है एक लिमिट बांधेगा कि इससे ज़्यादा संख्या में मछली नहीं मारी जा सकती, एक लिमिट बांधेगा कि इतनी मछली आप मार सकते हो। अब दूसरा कंडीशन ये है, हाँ, तो लिमिट बांध दिया, क्योंकि ना तो रेगुलेटर फिशिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर सकता है जिससे कि वहाँ के समुदाय की रोजी रोटी मर जाए, और ना ही उसको बैन कर सकता है, क्योंकि उससे वहाँ पर्यावरण का जो बैलेंस है, संतुलन बिगड़े। तो इस तरह यहाँ पर क्या किया उसने, रेगुलेशन का काम कर लिया, मतलब बीच का रास्ता अपनाया। अगर वो प्रतिबंधित कर देता है तो वहाँ जो समुदाय रोजी रोटी मर जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि अगर वो प्रतिबंधित कर देता है तो पर्यावरण तो ठीक रहेगा लेकिन रोजी रोटी मर जाएगी। तो इस तरह वो जो है बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। फिर सिंपैथेटिक टू वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेगुलेटर है, एक विनियामक है,
जिसका काम है स्टोन क्वायरिंग। मतलब क्वायरिंग का मतलब होता है जैसे कोल माइनिंग होता है ना, कोयला का खदान, तो कोयला के खदान में क्या होता है, खान में क्वायरिंग होती है, और एक होता है माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है कि एकदम वर्टिकल, सीधे अंदर तक जाके। और क्वायरिंग का मतलब होता है जो कोयला जो है कम गहराई पर होता है, तो उसको जो निकालते हैं उसको क्वायरिंग कहते हैं। तो रेगुलेशन इस तरह से होना चाहिए, विनियमन इस तरह से होना चाहिए कि इससे जो क्वायरी वर्कर है, मतलब जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो है वातावरण कार्य का अच्छा हो, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, मतलब इंश्योरेंस का, हेल्थ, ये सब का मिले साइट पर ही जहाँ पर वो काम कर रहा है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी एक बना है। माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट जो बना था 2015 में, उसमें खनिज और खान विनियामक एक्ट हिंदी में उसको कहते हैं 2015 में, तो उसमें जो था इसका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्रावधान, तो वो क्या है, वो सिंपैथेटिक टू वीकर सेक्शन। उसका यूज जो है वहाँ जो आसपास के समुदाय है खान के आसपास, उनके कल्याण में होगा। अब है एथिक्स इन एग्जीक्यूशन रेगुलेशन। अब विनियामक जो है, विनियमन को जब लागू करता है तब किस तरह के एथिक्स का पालन करना चाहिए, तो वो देखिए। अब जो है इसका पालन करने में इन्फोर्समेंट, मतलब उसको लागू करने के संदर्भ में एथिक्स होता है। तो लागू करने के संदर्भ में कौन कौन से एथिक्स का पालन करना चाहिए, इंस्पेक्शन, समय समय पर जांच की जाए। सीकिंग रिपोर्ट्स लेनी चाहिए कि क्या जो मानक तय किए गए उस मानक के अनुसार कार्य फैक्ट्रीज में या किसी कंपनी में हो रहा है या नहीं। इम्पोजिंग पेनल एक्शन, यदि मानक का पालन नहीं हो रहा है तो उस पर उसको दंड दिया जाए या कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है आरबीआई के द्वारा लगाया गया था इलाहाबाद बैंक पर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। फिर आरबीआई के द्वारा समय समय, जैसे जो एक बैंक था महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक, उसको उसके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आरबीआई ने भंग कर दिया था, पीएमसी बैंक नाम था उसका। तो ये क्या है, ये जो है पैनल एक्शन है। एक्टिंग लाइक ऑम्बुड्समैन, ऑम्बुड्समैन का मतलब लोकपाल, कंप्लेंट रिसीव करना। जैसे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की गई, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का है। फिर हाल में देश में लोकपाल की नियुक्ति हुई। तो ये सब जो है क्या है, रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करने का मतलब। जैसे लोकपाल है देश में, भारत में लोकपाल की नियुक्ति, तो लोकपाल का क्या काम है, भ्रष्टाचार की जांच करना। तो भ्रष्टाचार के लिए तो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना था। फिर उसमें संशोधन भी करके 2018 में और मजबूत किया गया, लेकिन उसको पालन कराने वाला भी कोई चाहिए। तो पालन कराने के लिए लोकपाल नहीं था हमारे पास, लोकपाल बिल भी पारित हो चुका था। तब जो है सरकार ने हाल में लोकपाल की नियुक्ति की, जिसका काम ही यही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जो है नियमों के अनुसार, जो कि कानून बनाए गए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस अनुसार जो है जांच की जाए और उसको जो भी सज़ा उस हिसाब से मिलती है उसको मुकर्रर की जाए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए साधारण सा। एक एसडीएम है जिसको काम दिया गया कि आप जो है रेत खनन जो होता है, मतलब इलीगल रेत खनन, यानी कि अवैध रेत खनन यानी कि इलीगल सैंड माइनिंग होता है, उसको कंट्रोल करे। वो क्या करेगा कि बिना किसी दबाव के जो है रेत खनन पर जो अवैध रूप से हो रहा है उस पर रोक लगाने की कोशिश करेगा, बिना किसी प्रेशर के, बिना के। दबाव कौन सा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई अवैध रेत खनन करने वाला जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी सत्ता में है उससे जुड़ा हुआ है, उसका व्यक्ति है। फिर हो सकता है कि जो अपोजिशन वाले होंगे वो उस पर दबाव डाले कि आप जो है जो भी पार्टी सत्ता में है उसका साथ दे रहे हैं। तो इस तरह यदि वो एसडीएम एथिकल होगा तो वो दोनों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करेगा, जो भी जो है उसको अपने कर्तव्य करने से रोकने, यानी कि अवैध रेत खनन से संबंधित मामले में कार्रवाई करने से रोकेगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हितों में टकराव। हितों में टकराव सिंपल है कि जैसे कोई रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई का काम है देश में बैंकिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करना, तो बैंकिंग विनियमन करना। तो आरबीआई जो है खुद को बैंकिंग के कार्य यानी कि जो लेन देन होता है उसमें नहीं कर सकता। उसी तरह सेबी के सदस्य के रूप में कभी भी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर की नियुक्ति नहीं हो सकती, नहीं तो वो अपना हित पहले देखेंगे और जो है उसके विनियामक की कार्य प्रणाली पर बुरा असर डालेंगे। अब है अगला है रेगुलेटरी ओवररीच, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा विनियमन करना। इससे क्या होता है
कि जो कंपटीशन होता है मार्केट में या कहीं भी जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो प्रतिस्पर्धा जो है बाधित होती है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है MRTP एक्ट। 1969 में था MRTP अधिनियम। MRTP अधिनियम का काम क्या था कि कंपनी को, यदि किसी कंपनी को अधिग्रहण करना है, कोई नई कंपनी लगानी है, तो बहुत सारी जो है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को पास करना पड़ता था। मतलब बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था, बहुत ज़्यादा जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इससे क्या होता था, मार्केट में कंपटीशन पर बुरा प्रभाव पड़ता था, प्रतिस्पर्धा। जब मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव नहीं होगी। जब क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगा, जब डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, जब सप्लाई नहीं होगी तो मंदी की स्थिति भी आ सकती है। तो इस तरह इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला, जनरल फार्मूला जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर यही है कि MRTP एक्ट 1969 में था, उसको जो है कंपटीशन एक्ट 2002 से रिप्लेस किया गया, ताकि जो ज़रूरत से ज़्यादा विनियमन किया जा रहा था उस पर जो है रोकथाम की जाए, यानी कि लगाम लगाई जाए और प्रतिस्पर्धा को मार्केट में बढ़ावा दिया जाए। अब हम देखते हैं एथिक्स इन पब्लिक लाइफ ऑफ कॉमन मैन, यानी कि एक साधारण व्यक्ति, हमारे जैसा, आपके जैसे साधारण व्यक्ति की ज़िंदगी में, साधारण व्यक्ति की सार्वजनिक ज़िंदगी में क्या कौन कौन से नैतिक मूल्य हो सकते हैं, यानी कि एथिक्स है। अब इम्पैक्ट्स ऑन अदर हेल्थ, इसमें पहला था इम्पैक्ट ऑन अदर हेल्थ। जैसे अभी मैंने बताया था पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना, तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी जो है पब्लिक लाइफ से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा घर में नहीं रहता, उसको बाहर जाना ही पड़ता है, बाहर में अन्य लोगों के संपर्क में आना ही पड़ता है। तो इस कारण जो है हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आसपास के लोगों को समस्या हो। जैसे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करनी, जिससे हो सकता है कि जो अस्थमा के पेशेंट हो पब्लिक में या कोई और हो, उसको सांस लेने में दिक्कत हो या अन्य लोगों को समस्या उत्पन्न हो। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ फेलो सिटीजन। अब हर एक की ज़िंदगी हर एक से प्रभावित होती है और हर एक की ज़िंदगी दूसरे से प्रभावित, मतलब वो प्रभाव भी डालती है एक दूसरे पर और प्रभावित भी होती है। तो सेंस यही है कि हमें अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए, मतलब नैतिकता के अनुरूप करना चाहिए कि जिससे कि दूसरों के लिए जो है विकट स्थिति उत्पन्न हो, समस्याग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो। जैसे बस में गंदगी फैलाना, जैसे ट्रेन वगैरह में देखते हैं कि जो मूंगफली होते हैं वो खा लेते हैं, उस छिलके वहीं छोड़ देते हैं, तो जो दूसरे पैसेंजर आएंगे उनको दिक्कत होगी। फिर जो बाथरूम वगैरह होता है ट्रेन में गंदा कर देते हैं, पब्लिक प्लेस। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो इसमें आता है। इम्पैक्ट ऑन प्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब जो दूसरों के लिए आरामदायक है उनके आराम में खलल डालना वो। अब हमने यहाँ तक बात कर ली एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, जिसके 4 आयाम देखें, सेलिब्रिटी, पब्लिक ऑफिसर, रेगुलेटर और कॉमन मैन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।